बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फार्मर्स। क्योंकि हम वीडियो करते हैं और पेज में अब एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो कुछ फार्मर्स को भी लगता है और कुछ हमें भी लगा कि हम वी कैरी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो करंट मिल्क प्राइस वर्सेस इसकी जो मिल्क की डिमांड है और जो करंट मिल्क कलेक्शन कंपनीज़ और फार्मर्स के दरमियान जो एक थोड़ी सी टसल है, उस पे कभी वीडियो हमने नहीं बनाई। उसके वीडियो ना बनाने की कोई ख़ास वजह नहीं है, बट अगर ये कोई बहुत एक ऐसा इशू होता कि ये फ्यूचर में या उस तरह के नहीं आएंगे, ये आते रहेंगे, बट इस पे मैं थोड़ी सी लाइट डाल देता हूँ कि मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू इन डेप्थ क्या है। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। 2020 में जब हम ऑस्ट्रेलिया से कैटल लेके आए, तो तब जो चाइना की मार्केट थी ऑस्ट्रेलिया में वो डाउन थी, खुश्क साली थी, और वहाँ की दूध की प्राइस बहुत कम थी। वहाँ पे उनको मिल्क सॉलिड पे मिलती थी, तो वो मेरा को $3 तब के लगभग वहाँ पे प्राइस थी मिल्क सॉलिड की। उसके बाद तब हमें जो कैटल वहाँ पे मिली, ऑफ कोर्स हम क्योंकि रजिस्टर्ड पेडिग्री लेके आए थे, मगर ओवरऑल जो उस टाइम शिप आया उस टाइम बहुत एक कंपेटिटिव प्राइस आई वहाँ से। बीफ की प्राइस भी वहाँ पे डाउन थी, तो डेयरी फार्मिंग पे एक वो स्लम्प आया। और उससे पीछे कुछ 4 साल पहले डेयरी पे रूज था, पर हम 2020 से ही लेके चलते हैं। देन आया 2020, चाइना जो ऑस्ट्रेलिया से कैटल लेता वो नीली 2800-2900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ से 200 केजी की लेता था। बीफ प्राइस बूम की, बारिशें हुई, हर चीज़ फार्मर के फेवर में थी। मिल्क जो उनकी जो सॉलिड प्राइस थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, तो फार्मर पे एक वो बूम आया। अब दोबारा अब 2020 में मैं करूं तो यूएस इनफैक्ट थोड़ा अप की तरफ था। 2021 के बाद में वहाँ पे बीफ प्राइस थोड़ी कम है, मगर वहाँ पे यूएस में जो डेयरी कैटल की प्राइस थी वो कंपैरेटिवली हायर थी तब। बट एनीवे, अभी राइट नाउ सिनारियो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में चाइना की कुछ माह पहले ऑफ कोर्स वहाँ पे डिमांड कम है, बीफ प्राइस डाउन है, ओवरऑल मीट की प्राइस भी वहाँ पे डाउन है। तो एकदम से ये भी एंटिसिपेशन है कि अगले 7-8 माह में वहाँ पे दूध की प्राइस भी कम होगी। तो ये वेवलेंथ जो ग्राफ है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि उन जैसी कंट्रीज़ में भी, थोड़ा सा मैं यूएस में डालूंगा, तो यूएस में इस टाइम कैटल एक्सपेंसिव है, बीफ प्राइस बहुत अच्छी है, तो वेरी कर रहा है बिटवीन द कंट्रीज़, और हमारे यहाँ भी वेरी करेगा। अब पिछले हम जब शुरू में थे तो हम मेरा 45-50 रुपये में दूध लेते थे। यस, एक सेकंड कमोडिटी प्राइस को हम साइड पे भी रखें तो कमोडिटी जो फीड प्राइसेस हैं वो तो चलें बहुत ऊपर गई हैं, बट हम जस्ट मिल्क की करें तो पिछले जब हमारे पे फ्लश भी आया तब भी दूध की प्राइस नीचे नहीं गई, क्योंकि डिमांड ऐसी थी। अब जो जो हमारी कंट्री भी इवॉल्व हो रही है, इसका ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे दूध वाली कंपनियां कई फार्मर्स को जलील करती हैं, उस पर मैं ऑफ कोर्स एक कमेंट करूंगा, मगर मैं आपको एक सप्लाई और डिमांड का इशू पूरी दुनिया में बता रहा हूँ। तो वो चाहे प्रॉपर्टी की हो, जहाँ पे भी आपको सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस का आपको इशू आएगा। बट अगर हम ओरिजिनल टॉपिक के साथ रहें तो अब ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि एंटिसिपेशन है कि दूध की प्राइस कम है, सप्लाई कैटल की ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ये फ्लक्चुएशन है, हमारे भी होती है। हमें भी फ्लश पीरियड में प्राइसेस जब डिमांड में थी तो फ्लश में भी हमारी प्राइसेस ऊपर ही गई हैं, नीचे नहीं गई। जो मेन एक और मैं कमेंट ये करूं कि जिन कंपनियों के साथ हम लॉन्ग टर्म चलते रहे हैं या रहते हैं, वो यूजुअली दे डू लुक आफ्टर यू। यस, प्राइस तो नीचे आती है, बट वो लुक आफ्टर करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर फार्मर को यही करना चाहिए, हर एक की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन टेक द डिसीजन जैसे उनको पसंद है। मगर मेरी इसमें यही राय है कि सप्लाई एंड डिमांड में इशू, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि
बाहर से गंदा दूध इस्तेमाल होना चाहिए, मगर वो हम पे है, हमने डेवलप करनी है वो मार्केट, वो हमने जो पब्लिक है उसको अवेयरनेस देना है कि अब जो जहर पी रहे हैं उसको ना पिए, जो क्वालिटी दूध प्रोड्यूस होता है आप उसको इस्तेमाल करें। पर वो इवॉल्विंग प्रोसेस है। मैं तो अभी पाकिस्तान की डेयरी को ही बहुत वीनिंग स्टेज पे समझता हूँ कि अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं स्लोली स्लोली। हम इसको जब देखेंगे कुछ चीज़ें जहाँ पे बड़ी एलियन हैं, हम वो बाहर बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं। एक और जो मैंने कमेंट देखा कहीं पे वो ये था कि जेनेटिक्स का समवट थोड़ा सा कह ले कि मजाक इन वे था कि जो इस सारी कंडीशन में हमें सिर्फ दूध को ही बचाना है, वो जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इतनी क्रंचिंग सिचुएशन हो, वहाँ पे अब जेनेटिक्स का और बड़ा रोल होता है। यानी आपकी फीड कन्वर्जन रेशो, आपकी प्रेगनेंसी रेशो, ये सारी ज़्यादा, यानी फिर आपको जब आपके पास पैसे कम हैं तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट गाय चाहिए, आपको ज़्यादा फर्टाइल गाय चाहिए, आपको ज़्यादा सॉलिड प्रोड्यूस करने वाली गाय चाहिए। तो जेनेटिक्स का जो सारा मंबा है वो है ही तो इसके इर्द गिर्द ना, कि खूबसूरत गाय नहीं प्रोड्यूस करनी, एक प्रॉफिटेबल गाय प्रोड्यूस करनी। तो ये मुझे कोई नहीं बेच सकता ये सबक के टफ़ कंडीशंस में जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस नहीं होती, टफ़ कंडीशन में जेनेटिक्स की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। और देखें, जब आप चुप करके बैठेंगे और चीज़ों को डिक्टेट करने देंगे तो वो तो चीज़ें होती रहेंगी। हमें जब जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के पास बैठे और मेरी रॉब से बड़ी अच्छी इसमें डिस्कशन हुई कि देखें, यहाँ पे रॉब ने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में जर्सी की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा है, छोटी है, फीड कन्वर्जन इसकी अच्छी है, तो हम हाथ पे हाथ नहीं भरे, हम 20-22 टॉप क्लास जर्सीज यहाँ पे लेके आए। इसका ये मतलब नहीं है कि हर फार्मर को 20 जर्सी लेके ट्रायल करना चाहिए, बट आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना है ना। मैं एक जर्सी का नाकिद जो एक अब जर्सी की कन्वर्जन, जर्सी की प्रोडक्शन, जर्सी का फैट, जर्सी की फीड देख के मैं ये कहता हूँ हाँ इसकी पाकिस्तान में स्पेस है। दो कि अभी हमने इसकी एक ही लैक्टेशन ली है, बट हमें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजन है इट्स रियली गुड। इसका ये मतलब नहीं है कि हॉलस्टेन या बाकी किसी ब्रीड की गुंजाइश नहीं है, आपको ट्रायलिंग करनी पड़ती है। ऑफकोर्स फ्लश पीरियड में जैसे हॉलस्टेन परफॉर्म करेगी वो जर्सी उस तरह नहीं परफॉर्म करेगी, बट दोनों का कंपैरिजन आपको टफ़ कंडीशंस में सर्वाइवल की तरफ लेके जाता है। उसके बाद हमने और क्या किया, हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली कि हमें अपने फार्म पे जब हमारी कैटल चौथी पांचवी लैक्टेशन में जाती है, तो हॉलस्टेन की बात कर रहा हूँ, उनको प्रॉब्लम्स हैं, हूफ प्रॉब्लम है, जब वो बीमार होती है तो फिर उठती ही नहीं है। तो हमने नॉर्वेजियन रेड का गवर्नमेंट से 6-7 महीने हमने उनको ट्रायलिंग की, दूसरा सारा एक हमने प्लान करके उस सारा एक अपने फार्म पे भी इम्प्लीमेंट जो है कि हम यहाँ पे ट्रायलिंग करके फार्मर्स को शो कराएंगे। तो देखें, जो आपके हालात या सिचुएशन टफ होती जाएगी, आपको और ऐसे प्रोसेसेस करने हैं कि आप इफेक्टिव काउज प्रोड्यूस करें। सो मेरी जो समरी इसकी ये है कि ये जो मिल्क की डिमांड और सप्लाई है, ये हो सकता है 6 महीने में कंपनीज आपकी मिन्नतें करें दूध लेने के लिए, आपके बाहर लाइन लग जाए, हो सकता है कि इसको साल लग जाए, बट ये सप्लाई एंड डिमांड थ्रू आउट आपकी लाइफ होती रहेगी, हर चीज़ में है ये। तो यस, हमें कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान में एक ब्लैक मार्केट है, पाकिस्तान में आपको ब्लैकमेल करते हैं छोटे फार्मर का, तो वो बिल्कुल गलत है, मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देता, मगर ये सप्लाई डिमांड की फ्लक्चुएशन होती रहेगी। नंबर 2 कि देखें, आप हाथ पे हाथ भरे बैठे रहेंगे और कहेंगे नहीं यार जेनेटिक्स की तो मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये एक एज अ फार्मर आपको बता रहा है, एक जेनेटिक्स प्रोवाइडर नहीं, आपको टफ़ कंडीशन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल गाय क्रिएट करनी है। बल्कि जेनेटिक्स का पर्पज़ ही ये है कि हम एक ऐसी गाय प्रोड्यूस करें जो आपको कम खा के ज़्यादा दे और कम बीमार हो, ज़्यादा जल्दी प्रेग्नेंट हो। तो
यहीं पे मैं इसको कंक्लूड करूँगा। होप मेरा इस पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो गया हो। सो इट्स नॉट कि मैं जो कंपनीज है या उनका कोई मेरी उनसे कोई दोस्ती है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सप्लाई डिमांड की जो फ्लक्चुएशन है वो होती रहेगी। पाकिस्तान में एक फीड डिलेमा है, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स पे हमारी रिलायंस ज़्यादा है फॉर वेरियस थिंग्स। वो जो हम इवॉल्व होते जाएंगे, हम यहाँ पे भी अपनी फार्मिंग, अब अल्फा ग्रो हो रहा है, फार्मर्स ज़्यादा, मैं देखता रहता हूँ कई ग्रुप्स में बहुत स्मार्ट फार्मर्स हैं और वो आई थिंक मैनेजमेंटल और न्यूट्रिशनल लेवल पे काफ़ी हद तक लोकली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। सो गुड लक, इंशाल्लाह सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।